प्यारे बच्चों, BA 6 सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट PG कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट में है, फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ना है द सेकेंड वर्ल्ड वार, बैकग्राउंड एंड इम्पैक्ट, कोल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट। सेकेंड यूनिट में देतांत एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो देतांत है उसका विश्व राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी यूनिट में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका एंड कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस, और विश्व शांति स्थापना में इसका जो योगदान था उसके बारे में जानेंगे। जो चौथी यूनिट है उसमें हम कूटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट। जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है और वर्तमान में प्रासंगिकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे और आपका जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया, और इस प्रथम विश्व युद्ध के समय जो आपके धुरी राष्ट्र थे उनकी बहुत बुरी तरह पराजय हुई। धुरी राष्ट्रों में मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये राष्ट्र मुख्य रूप से धुरी राष्ट्र के रूप में शामिल थे। ये जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो जर्मनी की सबसे पहले इसमें बहुत अपमानजनक एक संधि झेलनी पड़ी जर्मनी को, जिसे कि वर्साई की अपमानजनक संधि कहा जाता है। ये संधि 1918 में हुई थी, और इस संधि के द्वारा जर्मनी को शक्तिशाली होने के स्थान पर उसके अधिकांश क्षेत्र छीन करके विभिन्न राज्यों को दे दिए गए थे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी इस समय कि जर्मनी का जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना था, उस समय हिटलर उस युद्ध में केवल एक सैनिक के रूप में भाग ले रहा था। जो हिटलर है उसका जन्म जो हुआ था वो एक बहुत निर्धन परिवार में हुआ था, और वो उस सेना में एक पेंटर के उसमें सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। प्रारंभिक जीवन उसका बिल्कुल अच्छा नहीं था, और वो कभी पेंटर बना, कभी घड़ी साज बना, कभी इधर उधर भटकता रहा, और अंततः उसने सेना में भर्ती होने का फैसला लिया। और देखा जाए तो वास्तव में उसी वर्साई की अपमानजनक संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। जो हिटलर था उसने कहा था उसी समय कि इन्होंने हमारे जर्मनी को पंगु बनाकर रख दिया है, अधिकांश क्षेत्र जर्मनी से छीन लिए हैं, तो ऐसी स्थिति का मैं अवश्य बदला लूंगा और एक दिन पूरे विश्व में विशाल जार्मन साम्राज्य की स्थापना करूंगा। और अंततः जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उसका अंत हुआ, तो जो जर्मनी में तानाशाह था हिटलर, 1939 से 45 के बीच में हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, उसने अपने जर्मनी के अपमान का वास्तव में बदला लिया। तो पहले शुरू करते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका बैकग्राउंड, कि आखिरकार क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आप समझ चुके होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो मूल था उसके मूल में वर्साई की अपमानजनक संधि एक महत्वपूर्ण कारण था। इस संधि के कुछ समय पश्चात पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया 1919 में, और इसके द्वारा एक ऐसी संस्था की स्थापना करने का सुझाव दिया गया जिसके द्वारा विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी एक संस्था कार्यरत थी जिसका नाम था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई थी, और ये जो राष्ट्रसंघ था इसकी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। प्यारे बच्चों, ये जो राष्ट्रसंघ था इसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, वो शामिल रहते हुए भी इसमें शामिल नहीं रहा, जिसके कारण पूरे विश्व में फिर से भय, घृणा, गुटबंदी आदि अनेक प्रकार की शंकाओं ने जन्म ले लिया। और आखिरकार कुछ समय पश्चात 1939 में 1 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, और लगभग उसके 20 साल बाद, 21 साल बाद हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया 1939 में, जो कि 1945 तक चला। प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में आइए विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। साधारणतः यह कहा जाता है कि पेरिस की जो शांति संध्या थी इसी में संघर्ष के बीच विद्यमान थी। पेरिस का जो शांति सम्मेलन हुआ उन कारणों को दूर नहीं कर सका जो युद्ध को जन्म देने वाले थे। पेरिस कहाँ है बच्चों? ये
फ्रांस में स्थित है। इसको याद रखना आप सभी लोग परीक्षा की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर दिया। जो राष्ट्र संघ था उसने वुड्रो विल्सन के जो शांति की जो पहल थी उसको अस्वीकार कर दिया। सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत था इसके अनुसार एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। यानी कि अगर एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो सभी राष्ट्र मिलकर के उसका उत्तर देंगे, और यदि सभी राष्ट्रों पर आक्रमण होता है तो वो किसी भी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। परंतु व्यावहारिक रूप में यह अव्यावहारिक दिखाई दिया। 1931 से लेकर के 1939 तक की जो घटनाएं घटी उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसको बिल्कुल भी नहीं टाला जा सकता। कौन कौन सी घटनाएं हुई इस बीच में, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के साथ ही चीन ने जापान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उससे इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए कई बार कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार बैठकें बुलाई गई, लेकिन चीन और जापान के मध्य जो संघर्ष के कारण थे, इन्हें जानने तथा युद्ध आरंभ करने के उत्तरदायी कारणों को विस्तार पूर्वक हल करने के लिए एक लिटन आयोग के गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो लिटन आयोग था, इस लिटन आयोग ने कहा कि जापान को मंचूरिया खाली कर देना चाहिए, जिससे चीन जापान युद्ध समाप्त हो सका। लेकिन जापान ने मंचूरिया को खाली करने से साफ मना कर दिया कि नहीं, वो जापान जो है वो मंचूरिया को खाली नहीं करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ ने जापान की विस्तारवादी नीति का केवल मौखिक रूप से विरोध किया, और वास्तव में ना कोई सैनिक सहायता पहुंचाई, ना किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई उन्होंने इसके विरुद्ध की। प्यारे बच्चों, 1933 में जो हिटलर है जिसके बारे में बात कर रहे थे, जर्मनी का तानाशाह बना। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय केवल एक सैनिक था, और सैनिक से पूर्व ये एक छोटा सा कारीगर था, पेंटर था, पेंटर का कार्य किया करता था। ठीक है, उसने वर्साई की जो अपमानजनक संधि थी 1918 की, और उसकी जो न्यायपूर्ण संधि की शर्तें थी उन्हें तोड़ने के लिए अपने आप को स्वयं को धीरे धीरे करके जर्मनी में स्थापित किया और वहाँ का तानाशाह बन बैठा। उसने जो वर्साई की अपमानजनक संधि थी 1918 की, उसकी परवाह किए बिना पूरे जर्मनी में शस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया, यानी कि शस्त्रों का निर्माण करना उसने प्रारंभ कर दिया। उसने निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेना छोड़ दिया तथा देश के समस्त कारखानों को युद्ध की सामग्री बनाने के लिए उसने कहा। उससे वह संघर्ष के लिए तैयार हो रहा था ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सके। जर्मनी की करतूतों के विरुद्ध किसी भी देश ने कदम नहीं उठाए। प्यारे बच्चों, यहाँ एक कथन आपको याद रखना होगा। जर्मनी में हिटलर ने एक पार्टी की स्थापना भी की जिसे नाजी पार्टी कहते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। इसे नाजी भी कहते थे, नाजी पार्टी। और उसने नाजी दल के साथ साथ नाजीवाद एक विचारधारा को जन्म दिया। ये जो नाजीवाद था, इसके अनुसार जर्मनी ने कहा या हिटलर ने कहा कि पूरे विश्व पर केवल जर्मन जो लोग हैं वही सर्वश्रेष्ठ जाति के लोग हैं और उन्हें ही पूरे विश्व पर शासन करने का अधिकार है, अन्य कोई भी व्यक्ति शासन करने योग्य नहीं है। और उसने एक एक करके यहूदियों का तथा अन्य व्यक्तियों का नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया। हिटलर ने लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में गैस सुंघा करके मार दिया। इसके अलावा समय समय पर उसने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रताड़नाएं दी और उनको विवश कर दिया कि वो जर्मनी छोड़कर चले जाएं। और धीरे धीरे जो जर्मनी से जो क्षेत्र छीन करके अन्य राज्यों को दिए गए थे वो उसने उनसे वापस ले लिए। इसी प्रकार से इटली ने भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इथियोपिया पर आक्रमण किया। जो इथियोपिया है वो इटली का एक पड़ोसी देश था और इटली में मुसोलिनी वो वहाँ का तानाशाह हुआ करता था। मुसोलिनी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। मुसोलिनी ने भी एक विचारधारा को जन्म दिया, फांसीवाद। फांसीवाद आप इस तरह से समझ सकते हो, जिस प्रकार से लकड़ियों का एक बहुत मोटा गट्ठर होता है उसी प्रकार से संगठित रूप से कार्य करने से वो किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक लकड़ी टूट जाती है लेकिन काफ़ी लकड़ियाँ अगर एक साथ इकट्ठी करके उनका गट्ठर बना दिया जाए तो वो जल्दी से नहीं टूटती। यही फांसीवाद था और इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया और उसने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। इथियोपिया का जो सम्राट था हैले सिलासे ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की कि वो इटली के विरुद्ध कुछ एक्शन ले और उसकी रक्षा करे, वरना वो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी अपील पर बहुत धीमी गति से विचार किया। जब तक वो किसी निर्णय पर पहुंचता, इटली ने इथियोपिया पर अपना अधिकार जमा लिया और ऐसी स्थिति में जो हैले सिलासे था उसे इंग्लैंड भागना पड़ा, इथियोपिया छोड़ना पड़ा और इंग्लैंड में उसको शरण लेनी पड़ी।
एवं कुछ देशों ने उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी, परंतु किसी भी देश ने इटली के विरुद्ध सक्रिय नीति नहीं अपनाई। यानी कि जो इटली था वो धीरे धीरे निरंतर शक्तिशाली बनने लगा और वो जर्मनी की ही तरह से अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा, साम्राज्यवाद को बढ़ाने लगा। इथोपिया युद्ध का परिणाम यह निकला कि जर्मनी ने भी अपना एकाकीपन समाप्त किया। वो पहले अकेला था, अकेला युद्ध लड़ रहा था और अकेले अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जब यूरोप के लगभग सभी देश इथोपिया पर आक्रमण करने के लिए इटली की निंदा कर रहे थे, उस समय हिटलर ने मुसोलिनी का समर्थन प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे जो मध्य यूरोप है, उस यूरोप में जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी दो तानाशाह उस समय जन्म ले चुके थे और वो अपने अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इस समर्थन के परिणाम स्वरूप दोनों मैत्री संगठन में बंध गए एवं रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इसी धुरी का निर्माण होने के कारण साम्यवादी रूस भी उनके विरुद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो मित्र राष्ट्रों के साथ ही युद्ध लड़ेगा। रूस ने हमेशा मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, लेकिन जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा बाद में शामिल हुआ, इन लोगों ने मिलकर के धुरी राष्ट्रों का निर्माण किया। कालांतर में जर्मनी और जापान में साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ एवं इटली उसमें सम्मिलित हो गया। इस प्रकार आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 1938 में विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जो बन चुके थे, भले ही उनका आकार छोटा था, रोम, बर्लिन और टोक्यो, एक धुरी का निर्माण हुआ। आप सभी समझ रहे हैं, जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ भी एक व्यक्ति था, उसका नाम था टोजो। ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी बना ली और ये सभी मिलकर के धुरी राष्ट्र कहलाए। मंचूरिया पर आक्रमण करने के पश्चात जापान ने चीन पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा 1937 में जापान तथा जो चीन के सैनिक थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ। जापान ने मुठभेड़ से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाकर चीन पर तुरंत आक्रमण कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जो जापान था एक छोटा सा समुद्री देश है, समुद्र में छोटे छोटे 4 टापू हैं वहाँ पर, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोक्यू और होन्शू, और वहाँ उस जापान ने इतना साहस दिखाया कि चीन पर उसने आक्रमण किया। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है, आज की स्थिति में जो चीन दिखाई देता है काफ़ी बड़ा आकार है में उसका क्षेत्रफल में, पहले चीन का आकार इतना बड़ा नहीं था। चीन के नीचे ताइवान एक देश था, तो उसने धीरे धीरे उसको हड़प लिया, चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, उसके बाद उसका आकार वर्तमान में इतना बड़ा दिखाई देता है। लगातार उसने अन्य क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त कराई। तो जो जापान था उसने चीन पर आक्रमण किया। चीन ने जापान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में 2-3 बार अपील की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। अतः जापान जो था उसका साहस लगातार निरंतर बढ़ता चला गया। तो हम बात कर सकते हैं कि इस प्रकार की नीतियों के कारण ऐसा विश्वास होने लगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 में किया गया, वो किसी भी प्रकार के युद्ध के खिलाफ अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से एक्शन नहीं ले सका, जिसके कारण राष्ट्र संघ को भंग कर देना चाहिए। और राष्ट्र संघ को भंग करने का मतलब था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अपना माहौल तैयार करना। राष्ट्र संघ क्योंकि उसे शांति स्थापना के लिए बनाया गया था, लेकिन वो शांति स्थापना करने में असफल रहा। हिटलर ने यूरोपीय देशों एवं राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं से उसका परिचित हुआ और उसका लाभ उठाया, और हिटलर ने देखा कि राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा। उसने ऑस्ट्रिया में ऐसी स्थितियां उत्पन्न की कि उसका जर्मनी के साथ विलीनीकरण भी हुए बिना नहीं रहा। यानी कि जो हिटलर था उसने ऑस्ट्रिया का भी अपने जर्मनी में विलीनीकरण कर लिया। प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि जो हिटलर था उसका जन्म भी ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। यहाँ शाब्दिक एक अंतर भी है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया जो ये है वो एक महाद्वीप भी है और एक राष्ट्र भी है। इसी प्रकार यूरोप में चेकोस्लोवाकिया को अपना सुडेशन क्षेत्र जर्मनी को भी सौंपना पड़ा। फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन दोनों ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए उसका अंग भंग स्वीकार कर लिया। जो क्षेत्र हिटलर से छीने गए थे वो क्षेत्र पुनः हिटलर को प्राप्त हुए और जर्मनी एक विशाल जर्मनी के रूप में सामने आ गया। सन 1936 तक यूरोप 2 शक्तिशाली गुटों में बढ़ चुका था। एक का नेता फ्रांस और दूसरे का जर्मनी था। उस समय तक इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, परंतु इंग्लैंड के लिए यह बहुत ही कठिन समय था कि वो तटस्थ रहे, क्योंकि स्पेन के गृह युद्ध से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि पूरे यूरोप पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। जो इटली था वो भूमध्य सागर पर लगातार नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। स्वेज नहर जो कि सबसे
महत्वपूर्ण नहर थी यूरोप के लिए, उस पर यदि इटली अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता तो पूरे यूरोप पर वो नियंत्रण कर सकता था। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इसके अलावा जो लिथुआनिया था, वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था मेमल, उस बंदरगाह को भी उसने अपने क्षेत्र में मिला लिया। हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह को खरीद लिया। इसके अलावा उसने विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण किया और रूस के साथ भी संधि कर ली। जर्मनी की जो ताकत थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण हिटलर ने विभिन्न पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति कठोर नीति अपनाई, और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण था पोलैंड के प्रति अपनाई गई कठोर नीति। अमेरिका के राष्ट्रपति, पोप और बेल्जियम के जो सम्राट थे, उन्होंने हिटलर से अपील की कि वो पोलैंड की समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढे और उसे सुलझाएं, परंतु हिटलर ने उनकी एक अपील न सुनी और अंततः उसने 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जैसे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को, और यह समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1945 को। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे। इसमें पहला कारण था वर्साई की अपमानजनक संधि और उसकी कठोरतापूर्ण शर्तें। प्यारे बच्चों, जो पहला विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध की समाप्ति होने के पश्चात अब जो जर्मनी था उस पर बहुत भारी कठोर शर्तें थोपी गई, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया, उससे उसकी सेना छीन ली गई, उसकी सेना को केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया, उसकी जो नदियां थी उसको छीन लिया गया, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा समय समय पर उनका अपमान भी किया गया, और जो शक्तिशाली जर्मनी था उसको सिकुड़कर एक छोटा सा वो जर्मनी बना दिया, और उसके जो शासन करने की शक्ति थी वो उसके हाथ से छीन ली गई। लेकिन इसी जर्मनी में, क्योंकि हिटलर था, हिटलर ने अपमान को देखा, जर्मनी के अपमान को देखा, और उसने उस अपमान का बदला लेने का ठान लिया, और अंततः उसने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसको प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? वो हिटलर ही था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने ही सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, और यहीं से विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें हिटलर के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी शामिल थी जिसने विश्व युद्ध को आग दी या उसको भड़काया। इसमें था हिटलर के द्वारा जो जर्मनी के जो क्षेत्रफल था उसको छोटा करना, इसके अलावा उस पर लगाया गया भारी जुर्माना, इसके अलावा उसकी सेना को समाप्त करना, इसके अलावा उसके जो खनिज थे उनका दोहन करना, इसके अलावा जो अन्य विभिन्न क्षेत्रों के जो राष्ट्र थे उनके द्वारा लगातार जर्मनी का शोषण करना। इतनी ज़्यादा अपमान, इतनी ज़्यादा पराजय के कारण जर्मनी में हिटलर ने अत्यधिक आक्रोश को पनपाया, और जर्मन साम्राज्य को विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए उसने प्रयास किए। जो हिटलर था वो लगातार निराशा, कष्ट, घोर अपमान आदि को सहन करते हुए वहाँ का जर्मनी का तानाशाह बना, और उसने नाजीवाद को जन्म दिया। हिटलर का मानना था कि विश्व में केवल नाजीवादियों को ही रहने का अधिकार होना चाहिए, जर्मन जाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति होती है। और आप आजकल भी देखते होंगे कि जो जर्मनी के लोग होते हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सिरिल फ्रांस के शब्दों में कुछ बारे में बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध सार रूप में जर्मनी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। ये कथन पूरी तरह से बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी ने ही किया, और इसका प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेना। जो दूसरा मुख्य कारण था विश्व युद्ध प्रारंभ होने का, वो था सामूहिक सुरक्षा का पतन। प्यारे बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली को स्वीकार किया गया था। इसके द्वारा पूरे विश्व में यह प्रयास किया गया था कि यदि एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो सभी राष्ट्र उस आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार होंगे और सब मिलजुल करके इसका साथ देंगे। लेकिन आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, किस प्रकार से इटली ने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, लिथुनिया पर आक्रमण किया या इथोपिया पर आक्रमण किया। लेकिन इन सभी देशों की रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ किसी काम नहीं आया। उसने जो कार्रवाई की वो बहुत धीमी गति से की, और अंततः वो सभी क्षेत्र इन राज्यों में मिला लिए गए। ऐसी स्थिति में जो सामूहिक सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, एक सबके लिए सब एक के लिए, ये सिद्धांत निरर्थक साबित हुआ। इसके अलावा आप सभी ने देखा कि जो राष्ट्रसंघ था उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी।
कमजोरी ये थी कि उसके पास शक्तिशाली देशों का कोई भी ऐसा वो पावर नहीं थी जो उसको मदद कर सके। आर्थिक शक्तियाँ नहीं थी, मतलब पैसा नहीं था। जो विश्व बैंक है वो तो बाद में बना 1945 के बाद, लेकिन उस समय राष्ट्रसंघ के टाइम पर ऐसी आर्थिक कोई संस्था थी ही नहीं जो इस तरह का प्रयास कर सके, और सभी जो देश थे वो शस्त्रीकरण में लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे जो देश थे वो उपनिवेश थे। ऐसी स्थिति में इसकी सदस्यता का लगातार एक एक करके अनेक देशों ने परित्याग कर दिया। जापान, जर्मनी और इटली भी ऐसी असंतुष्ट देशों की श्रेणी में थे जिन्होंने राष्ट्रसंघ का परित्याग किया। राष्ट्रसंघ की ने जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रसंघ को आखिरकार क्या कारण थे जिसकी वजह से उसे हमने समाप्त किया। राष्ट्रसंघ को समाप्त करने के प्रमुख कारण क्या थे? पहली चीज़ अभी हमने बात की कि राष्ट्रसंघ के पास पैसा नहीं था, कोई आर्थिक शक्ति नहीं थी। इसके अलावा मित्र राष्ट्र या ध्रुवीय राष्ट्र या जो अन्य विश्व के देश थे, सदस्य देश थे, उनकी कोई भी सैनिक शक्ति उसके पास नहीं थी। इसके अलावा जो प्रमुख महाशक्तियां उस समय थी, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, इन देशों ने किसी प्रकार का राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग नहीं किया। साथ ही साथ जो राष्ट्रसंघ के सिद्धांत थे उसमें सभी राष्ट्रों के अंदर निष्ठा की भी कमी थी। वो उसको दिल से नहीं मानते थे, वो केवल बाहरी दिखावा करते थे। इसके जो सदस्य थे राष्ट्रसंघ, उनमें कुछ सदस्य ऐसे थे जो विरोधी प्रकृति के थे और उनका परस्पर दृष्टिकोण विरोधी प्रकृति का था। इससे भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ 1930 में, जब विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी फैल गई और ये राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को रोकने में नाकाम रहा। सारे शेयर धराशायी हो गए। इसके अलावा एक और कारण था विश्व युद्ध का, वो था तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीतियों में बहुत अंतर आ गया। ब्रिटेन शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा था। वो नहीं चाहता था कि फ्रांस शक्तिशाली देश बन जाए। प्यारे बच्चों, जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, दोनों ही लगभग पड़ोसी देश हैं। ब्रिटेन पूरी तरह से समुद्री क्षेत्र में है, एक द्वीपीय देश है, जबकि फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में लगा हुआ देश है, लेकिन उसके भी 3 ओर से समुद्र है। तो ये दोनों देश एक दूसरे को संतुलित करना चाहते थे कि कोई भी देश एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली न बन जाए। और यही कारण था कि फ्रांस चाहता था कि जो वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी 1918 में, उसका दृढ़ता से पालन किया जाए और यूरोप पर फ्रांस का अधिकार बना रहे। प्यारे बच्चों, सुमा ने भी वर्साई की संधि के बारे में कुछ कथन कहा है। वर्साई की संधि के पश्चात फ्रांस ने जर्मनी के प्रति कठोर नीति अपनाई, परंतु ब्रिटेन के प्रति उसकी नीति उदार ही रही। अब ये इस कथन से आप खुद ही समझ सकते हो कि ब्रिटेन के प्रति तो वो विनम्रतापूर्वक नीति अपनाता रहा, लेकिन जर्मनी के प्रति उसकी नीति ठीक नहीं थी और वो जर्मनी पर लगातार उसका शोषण करता जा रहा था, क्योंकि वो उसे पुनः शक्तिशाली बनाना चाहता था, जिससे वो सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति से पश्चिमी यूरोप की रक्षा कर सके। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि ये परस्पर तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे। इसके अलावा चौथा कारण था सर्वसत्तावादी शक्ति का उत्कर्ष एवं उसकी महत्वाकांक्षाएं। प्यारे बच्चों, रूस में रूसी क्रांति हुई 1917 में। रूस का एक शासक हुआ करता था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने जब जनता पर कर लगाए, उनका शोषण किया या खूनी रविवार की घटना को अंजाम दिया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक बुद्धिवादी विचारक कुछ भी हुए हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा, लेनिन। तो लेनिन ने वहाँ पर एक बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया और अंततः 1917 में जार निकोलस द्वितीय से रूस को मुक्ति मिली। इस क्रांति के पश्चात जो सोवियत संघ था, वहाँ मजदूरों और कृषकों या अर्थात किसानों का शासन स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में जो शासन स्थापित हुआ उसे जनवादी लोकतंत्र कहा गया। इटली जो था वो मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन उसे संधियों से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो इटली था वो मित्र राष्ट्रों को छोड़ करके ध्रुवीय राष्ट्रों यानी कि जर्मनी और जापान के साथ जाकर के मिल गया। और हम बात कर रहे हैं इस समय शक्ति का उत्कर्ष करने की महत्वाकांक्षाएं। जो इटली था और जर्मनी था, जापान था, ये सभी खुद को विश्व में स्थापित करना चाहते थे और विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहते थे। इसमें जर्मनी ने काफ़ी हद तक इस कार्य को संपन्न भी कर दिखाया और वो विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र भी बन गया। इसके अलावा जो मुसोलिनी था, उसने जो फांसीवादी दल की स्थापना की उसने, और जो हिटलर था उसने जो नाजीवादी दल की स्थापना की, इन दोनों दलों ने मिलकर के फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, अपने जो पड़ोसी देश थे ऑस्ट्रिया, वियना, इन सभी क्षेत्रों पर, स्विट्जरलैंड तक पर भी इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 यूरोप में जर्मन लोगों की संख्या बढ़ाने लगे। इन्होंने अनेक सुधार भी किए। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई,
जर्मनी में भी बैंक ऑफ जर्मनी की स्थापना हुई, नदियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बहुत सारे अनेक अच्छे कार्य भी किए गए, स्कूलों की स्थापना की गई, कठोर अनुशासन का प्रारंभ किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही इन्होंने पूरे विश्व में अपना अधिकार जमाने का भी प्रयास किया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की ओर उनका बढ़ते हुए कुछ कदम थे। मुसोलिनी ने जनतंत्र तथा अधिनायक तंत्र के बीच होने वाले संघर्ष के विषय में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था मुसोलिनी ने कि दो दुनिया के बीच होने वाले संघर्ष में समझौता नहीं हो सकता, दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। तो मुसोलिनी, क्योंकि एक तानाशाह था, आप उनके कथनों से समझ गए होंगे कि मुसोलिनी ने कहा था कि ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र इन दोनों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। यानी कि जो अमेरिका, रूस था और अन्य राष्ट्र थे, उनके साथ कभी भी जर्मनी, जापान और इटली का समझौता नहीं हो सकता। इन दोनों में से केवल एक ही राष्ट्र जीवित रहेगा। प्यारे बच्चों, ये सभी राष्ट्र जो थे वो सर्वसत्तावादी राज्य अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। रूस में अधिनायकवाद की स्थापना के साथ ही साम्यवादी विश्व क्रांति की योजना बनने लगी थी। इटली अफ्रीका और भूमध्य सागर का सम्राट बनना चाहता था। जो मुसोलिनी था वो पूरे रोमन साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट बनना चाहता था। उसी तरह से जो हिटलर था वो विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्यारे बच्चों, इसी समय भारत भी स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। भारत में भी उपनिवेशवाद चल रहा था और भारत ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत भी ब्रिटेन की दास्तान से मुक्त होना चाहता था और ऐसी स्थिति में भारत ने भी अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास किए। भारत ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, दांडी मार्च भी इसी का एक अंग था। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा अंततः अंग्रेजों को उपनिवेशवाद से भारत को मुक्त करना ही पड़ा। जो पांचवा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का, वो था निशस्त्रीकरण की असफलता। प्यारे बच्चों, निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है निशस्त्र कर देना, अर्थात शस्त्रों को सीमित मात्रा में रखना। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कमी है। हम किसी व्यक्ति को या किसी देश को निशस्त्र अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो तकनीक है उसे हम नहीं छीन सकते। जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो नहीं छीनी जा सकती। यानी कि वो पुनः शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 1932 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेनेवा में एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें अधिकांश देश शामिल भी हुए, लेकिन उन्होंने शस्त्रीकरण की संधि पर न तो किसी प्रकार की कोई पहल की, न ही इसको मन से स्वीकार किया। और धीरे धीरे इन्होंने शस्त्रों को बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसका एक परिणाम आपने देखा भी होगा कि अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाए उसका आविष्कार उन्होंने गुप्त रखा और हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में असंतोष फैल गया और इसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों, जो 1935 का समय था, उस समय हिटलर ने खुले तौर पर पुनर्निशस्त्रीकरण की घोषणा की, क्योंकि हिटलर जो था वो जर्मनी का चांसलर बन चुका था तब तक, और उसने जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए शस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा तथा अनिवार्य सैनिक सेवा प्रारंभ की। सेना की वृद्धि की उसने, जो कि पहले वर्साई की अपमानजनक संधि में उसको घटा करके 1 लाख कर दिया गया था। निरंतर उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ किया और साथ ही साथ जर्मनी को एक विशाल जर्मन साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पहले ही रक्षात्मक पंक्ति बनाई थी। इस रक्षात्मक पंक्ति को मैजिनी लाइन कहते थे। जो ये मैजिनी लाइन है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो इटली था, इटली की एकता का जो पैगंबर था उसे ज्यूसेप्पे मैत्सनी कहते हैं। इन्होंने 1832 में इटली का एकीकरण किया था और जो इटली था वो पहले 5 टुकड़ों में विभाजित था: फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और रोम। तो ये जो इटली की एकता का पैगंबर था ज्यूसेप्पे मैत्सनी, इसने और जो गैरिबाल्डी था, इन्होंने इटली को बहुत शक्तिशाली बनाया। इसीलिए बाद में आगे चल करके फ्रांस ने यहाँ पर एक मैजिनी लाइन, मैत्सनी, ज्यूसेप्पे मैत्सनी के नाम से मैजिनी लाइन का निर्माण किया, जिससे वो फ्रांस अपने उस जर्मनी से रक्षा कर सके, क्योंकि जर्मनी जो था बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध का छठा कारण था 2 प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय। आप सभी पहले बिंदु में समझ गए होंगे कि विश्व में 2 प्रतिद्वंदी गुटों का निर्माण हो चुका था। पहला गुट था इसमें जर्मनी, जापान और इटली का, जिससे रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। और तीनों में ही देशों में 3 तानाशाह थे उस समय। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में टोजो। इन्होंने खुद को विश्व में शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक क्षेत्रों में युद्ध प्रारंभ किए। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने मिलकर के मित्र राष्ट्रों की एक संगठन बनाया और ये बहुत शक्तिशाली थे। ये जो 2 सैनिक गुट थे,
प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो विश्व युद्ध लड़ा गया वो अमेरिका की भूमि पर नहीं लड़ा गया, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक अलग महाद्वीप है, और जो युद्ध लड़ा गया वो यूरोप और एशिया की भूमि पर लड़ा गया। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं क्षेत्रों को हुआ, अमेरिका के धरातल पर इसका नुकसान उसको नहीं झेलना पड़ा। जो सातवां कारण था वो था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जिसे हम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, 1930 में विश्व में एक व्यापक आर्थिक मंदी आई, जिसके कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, और इसका इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा कि प्रत्येक देश राष्ट्रों के अंदर जो निशस्त्रीकरण की भावना थी वो समाप्त हो गई। वो शस्त्रों की होड़ में लगे हुए थे, और धीरे धीरे सभी राष्ट्रों में, क्योंकि रोजगार छिन गए, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए, बेरोजगारी फैल गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बेहताशा बढ़ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये कहा जाता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था, इसके कारण लगभग 7 लाख व्यक्ति बेकार हो गए, और इसी बेकारी के कारण जो नाजीवाद था, हिटलर की जो पार्टी थी, जो विचारधारा थी, उसको उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस विश्वव्यापी आर्थिक संकट का लाभ उठाकर ही जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया था, और 1935 में अबिसिनिया पर इटली का भी हमला हुआ था। अगर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी नहीं होती तो शायद मंचूरिया और अबिसिनिया पर यह आक्रमण नहीं होते। 8वां जो मुख्य कारण था वो था साम्राज्यवादी भावना। प्यारे बच्चों, एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1930 तक जापान की शक्ति बहुत वृद्धि हो चुकी थी, और 1931 में उसने मंचूरिया पर भी आक्रमण कर दिया था। जुलाई 1937 में उसने युद्ध की घोषणा किए बिना ही चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चों, आप सभी ये जानते ही हैं कि जो जापान है वो आज भी विश्व में शक्तिशाली देश के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड हिटलर के साथ युद्ध में व्यस्त थे, अतः जापान ने पूर्वी जो एशिया थे उनके विशाल साम्राज्य को जीतने की योजना बनाई। उसने अमेरिका के सबसे जो विश्वसनीय 2 मित्र थे उन पर आक्रमण किया, जिसके कारण अमेरिका भी उससे नाराज हो गया। 1941 में उसने अमेरिका के बहुत बड़े अड्डे पर हमला किया। उस अड्डे का नाम था पर्ल हार्बर। इस नौसैनिक अड्डे पर हमला करने से अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हिटलर या मुसोलिनी या टोजो या जापान के जो क्षेत्रीय लोग थे वो आक्रमण कर रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वो धीरे धीरे जो दूसरा विश्व युद्ध था उसको ही जन्म दे रहे थे। 9वां कारण था द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का, विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष का पैदा होना। प्यारे बच्चों, हमने अभी बात की कि जो जर्मनी था वहाँ पर जर्मन लोग रहते थे, और हिटलर का कहना था कि विश्व में केवल जर्मन लोग ही सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, और विश्व में केवल जर्मन लोगों को ही रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो पूरा विश्व था वो विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के असंतोष का कारण बनता जा रहा था। जो ये जातियाँ थी, इन्हें लग रहा था कि ये जो जर्मन लोग हैं या विश्व के जो गोरे लोग हैं वो धीरे धीरे करके इनको समाप्त कर देंगे। उस समय एक और बहुत बड़ी समस्या थी गिरमिटिया श्रमिकों की। जो विश्व के गरीब देश थे, अगर हम बात करें अफ्रीका के देश, एशिया के देश या दक्षिणी कुछ लैटिन अमेरिकी देश, तो वहाँ जो लोग गरीब थे उनको बंधुआ मजदूर बना करके दूसरे देशों में ले जाया जाता था, और वो वहीं रहते थे और आजीवन वहीं काम करते थे। इन्हें गिरमिटिया श्रमिक के नाम से जाना जाता था। और ये जो अल्पसंख्यक श्रमिक थे, इसी के कारण विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक जन्म होने का एक और आधार उनको मिला। प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण था पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा किया गया आक्रमण। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 सितंबर 1939 में जो पोलैंड था उस पर जर्मनी ने आक्रमण किया और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे ये आक्रमण विश्व युद्ध में परिणत हो गया। हिटलर जर्मनी के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे उस पर अधिकार करना चाहता था और एक विशाल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था, जिसके कारण इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर की बढ़ती हुई मांगों और उसकी विस्तारवादी नीति का विरोध करने का निश्चय लिया। और 31 मार्च 1939 को इंग्लैंड तथा फ्रांस ने घोषणा की कि यदि जर्मनी ने आक्रमण और पोलैंड की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास किया तो वे उसकी रक्षा करेंगे। प्यारे बच्चों, हिटलर ने कूटनीतिक तैयारियों के पश्चात पोलैंड से मांग की कि वो डेंजिंग बंदरगाह और गलियारे की समस्या को अतिशीघ्र सुलझाए। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने दोनों समस्याओं को सुलझाने के लिए समझौते तथा शांति से काम करने का सुझाव दिया। हिटलर ने इंग्लैंड का सुझाव स्वीकार किया। दोनों देशों के राजदूतों के बीच बातचीत के लिए समय और स्थान निश्चित किया गया। जर्मनी ने इंग्लैंड को सूचित किया कि उसने 2 दिन तक पोलैंड के राजदूत के लिए इंतजार किया, परंतु वो नहीं आए, अतः पोलैंड ने अपने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है। इससे पूर्व जो कि दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, वो पुनः प्रारंभ हो। जर्मनी के हवाई अड्डों ने
जो जर्मनी के हवाई जहाज थे उन्होंने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के नगरों पर बमबारी करना प्रारंभ किया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने क्योंकि पहले ही उसको चेतावनी दी थी कि यदि उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो वो इंग्लैंड और फ्रांस मिलकर के जर्मनी का सामना करेंगे, और उसके 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को दोनों देशों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध की घोषणा के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रारंभ हो गया। प्यारे बच्चों, आशा है आपको द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार से प्रारंभ हुआ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हम आपको दूसरे भाग में इसके प्रभावों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वीडियो सुनकर ज़्यादा याद होता है, और अगर इसको आप बार बार देखेंगे तो ये आपके लिए और अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।